इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमने देखो जो नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस हमारा दो तरीके का है, डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस और बेंडिंग शियर स्ट्रेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट। तो हमने देखा स्ट्रेस हमारे दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस और इसके बाद बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायरेक्ट स्ट्रेस की बात कर ले। सपोज करते हैं हमने हमारे पास कोई मटेरियल है, उस पर हमने एक्सटर्नली लोड लगाया है, उसको हम खींच रहे हैं, तो उसके एक्सिस, ये जो लाइन होती है उसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन, अगर इसके एक्सियल लाइन पे इस क्रॉस सेक्शन पे जो स्ट्रेस जनरेट होता है, क्रॉस सेक्शन यानी एक्सियल पे जो जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस, और उसकी वैल्यू होती है R डिवाइडेड बाई ये या P डिवाइडेड बाई ये। ठीक है, तो यही जो फार्मूला हमने यहाँ बताया वही सिंपल सा वही हो गया, यानी डायरेक्ट स्ट्रेस ऐसे है। अब डायरेक्ट स्ट्रेस मैंने बताया दो तरीके का, डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस दो तरीके का होता है, एक टेंसाइल स्ट्रेस और एक कंप्रेसिव स्ट्रेस। अगर देखो हमारे पास जो लोड लगाया हमने मटेरियल पर, अगर हमने लोड लगाया वो क्या किया, पुल नेचर का लगाया, पुल नेचर का अगर हमने फोर्स लगाया यानी आउटर डायरेक्शन में लगाया, तो वहाँ के जो क्या होगा उसमें जो जनरेट होगा स्ट्रेस उसको बोलते हैं टेंसाइल। क्या होगा, इससे इसकी लेंथ क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी, इसकी लेंथ क्या करेगी, इंक्रीज। अगर लेंथ इंक्रीज करती है तो उसको हम टेंसाइल नेचर का बोलते हैं। अगर हम कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लगाते हैं तो यानी हम इसको मटेरियल्स को कंप्रेस करते हैं, अगर कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लगाते हैं तो वहाँ पे जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसको बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस या कंप्रेस स्ट्रेस। यहाँ पे अगर इंटरनली बात करते हैं, इंटरनली देखते हैं, तो अगर ये देखो पुल नेचर का फोर्स लगाओगे, इसके जो मटेरियल होंगे, मान लो सपोज यहाँ पे थे, अब इसको पुल किया तो ये यहाँ पे आ गए, तो अब ये रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की डायरेक्शन लगेगा, यहाँ पे भी रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की साइड लगे, यानी इसके मटेरियल नज़दीक आना चाहेंगे, इसके मटेरियल नज़दीक आना चाहेंगे अंदर के। ठीक है, पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स नज़दीक में आना चाहेंगे, यानी अगर हम अंदर देखेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा इनसाइड करेगा। और यहाँ पे अगर कंप्रेसिव नेचर में, तो अगर सपोज करो पहले नॉर्मल पे यहाँ पे थे, अब अगर कंप्रेस करते तो ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, यानी ये अब आउटर डायरेक्शन में लगेगा, यानी बाहर से। ठीक है, तो ये खिंचाव करेगा, यानी एक दूसरे से दूर रेजिस्टिंग फोर्स लगेंगे। अगर रेजिस्टिंग फोर्स एक दूसरे से दूर लगे तो वहाँ पे भी कंप्रेसिव नेचर होगा, और यहाँ पे अगर एक दूसरे के डायरेक्शन में लगे तो वो हो जाएगा टेंसाइल नेचर का। अगर हम एक्सटर्नल लोड बाहर की वजह से देखते हैं तो दोनों आउटवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कंप्रेसिव नेचर का हो जाता है, एक दूसरे खींचते हैं। यहाँ पे एक तरीके से देख सकते हो दोनों में डिफरेंस होगा, टेंसाइल नेचर और ये कंप्रेसिव नेचर। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस का एग्जांपल देखो, सपोज करें ये हमारे पास मार्कर है, ठीक है, तो ये मार्कर अगर हम इसको ऐसे लोड लगा कर हम इसको बेंड कर दें, ठीक है, ऐसे बेंड कर देंगे तो कुछ इस तरीके से इसका शेप बनेगा। तो अगर इस तरीके से इसका शेप बना तो यहाँ पे देखो हमने 3 पॉइंट लिए हैं, ए, बी और सी, ए बी सी, या इसको भी बोल सकते हैं, इसको ए कर दिया, इसको बी, इसको सी कर दिया। ठीक है, ए बी सी तरीके से हमने लिया। तो यहाँ पे देखो मटेरियल ए पे, जो मटेरियल ए की बात करते हैं, पॉइंट ए पे बात करते हैं, अगर पॉइंट ए पे बात करते हैं तो इसके जो मटेरियल्स थे वो क्या हो गए, पास आ गए, यानी इंटरनली देखेंगे वो खिंच गए हैं। ठीक है, तो एक तरीके से क्या हो रहे हैं, ये एक तरीके से देखो इधर आ रहे हैं, यानी एक तरफ डायरेक्शन में लग रहे हैं, यानी एक तरीके से क्या हो रहे हैं, उनके कंप्रेस हो रहे हैं, उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे रेजिस्टेंस जो बात करेंगे वो आउटवर्ड लगेगा, रेजिस्टेंस क्या लगेगा, आउटवर्ड लगेगा। और जब रेजिस्टेंस मॉलिक्यूल्स के बाहर डायरेक्शन लगते हैं तो वो तरीके से होता रहता है बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, क्या हो जाता है, बेंडिंग, यानी यहाँ पे देखेंगे इसके मॉलिक्यूल्स जो हो जाएंगे इस ए पॉइंट पे क्या हो गए, पास आ जाएंगे। अगर हम वही बी पॉइंट पे देखते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स थे या पार्टिकल्स थे इनसाइड के, वो क्या करें, दूर चले जाएंगे। जब वो दूर चलेंगे तो वहाँ पे कौन सा लगेगा, यहाँ पे टेंसाइल हो जाएगा इस साइड, और इस साइड क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव। हाँ, एक चीज़ याद रखना, ये जो सी पॉइंट है इसको हम बोलते हैं, इस लेयर को बोलते हैं न्यूट्रल लेयर। इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा टेंसाइल लेयर, और इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा कंप्रेसिव लेयर, और ये हो जाएगा न्यूट्रल लेयर। अगर ये न्यूट्रल लेयर है, न्यूट्रल लेयर पे याद रखना कि जहाँ पे जो स्ट्रेस होता है कुछ स्ट्रेस उसका 0 हो जाता है, स्ट्रेस एट पॉइंट सी इक्वल टू में 0, क्योंकि जो न्यूट्रल लेयर होता है ऐसा मानते हैं कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, वो बेंड या कंप्रेसिव नहीं हो, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। ठीक है, ना तो टेंसाइल ना कंप्रेसिव। लेकिन हाँ, यहाँ पे ए पे कंप्रेसिव और बी पे हमारा टेंसाइल होगा। और यहाँ पे हमने लिखा है जो सिग्मा ए पे स्ट्रेस आएगा और सिग्मा बी पे जो स्ट्रेस आएगा उसका जो फार्मूला होता है M/I इंटू में वाई, ये डायरेक्ट इस पर हम लगा देते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर, हाँ, इसके बाद हमने बात किया जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है वो भी 2 तरीके का होता है, टेंसाइल, कंप्रेसिव, और वो हमने यहाँ पे लिख दिया है टेंसाइल, कंप्रेसिव। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, यानी हम शियर स्ट्रेस की बात करने वाले हैं।
देखो शियर स्ट्रेस हमने बताया दो तरीके से, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और ये टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट शियर स्ट्रेस के, हमने एक मटेरियल लिया है, ठीक है, एक मटेरियल लिया, इस पर हमने क्या किया, इस क्रॉस सेक्शन के हमने क्या किया, पैरेलल में, इस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल में हमने लोड लगाया। जबकि देखो यहाँ पे स्ट्रेस में हम क्या करते थे, इसके क्या करते थे, जो लोड लगाते थे क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल लगाते थे। इसमें क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, पैरेलल में लगाएंगे। जब हम लोड पैरेलल में लगाते हैं तो अगर हम इंटरनली देखें इसके क्या हो रहा है, तो इसके हमने एक क्रॉस सेक्शन एरिया को कट करके ऊपर से ले लिया है, तो यहाँ पे ये लोड लग रहा है पैरेलल, और यहाँ पे रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा। यानी हम बात करते हैं जो एक्सटर्नल लोड था और रेजिस्टेंस एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। और दूसरी बात कर सकते हैं तो रेजिस्टेंस है और ये एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शन एरिया, ये भी एक दूसरे के पैरेलल है। यानी जब एक्सटर्नल लोड और रेजिस्टेंस एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं, तो वहाँ पे जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस, और ये होता है P/R। यानी दोनों का फार्मूला अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे स्ट्रेस में और शियर स्ट्रेस में कोई डिफरेंस नहीं है फार्मूला वाइज, लेकिन अगर हम उसके इंटरनल देखते हैं तो यहाँ पे जो लोड लगता है, इसमें लोड परपेंडिकुलर टू एरिया लगता है, जबकि इसमें लोड लगता है पैरेलल टू एरिया, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। और यूनिट दोनों की सेम है क्योंकि स्ट्रेस ही है, और क्योंकि जब फार्मूला सेम है तो यूनिट भी दोनों की सेम होगी। इसके बाद हम बात करते हैं टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। टॉर्सनल शियर स्ट्रेस में हमने एक मटेरियल्स लिया है, सपोज करो इसका वन साइड इसका फिक्स है और दूसरे साइड में हमने टॉर्क लगाया है, सपोज करो ऐसे है, इसको हमने फिक्स कर दिया यहाँ पे और इसको ऐसे टॉर्क किया। अब ऐसे टॉर्क करेंगे, यानी टॉर्क लगाया है, तो यहाँ पे इसका जो शियर स्ट्रेस का फार्मूला बनता है T/J इक्वल टू में τ/R इक्वल टू में G∅/L। तो यहाँ से टाउ की वैल्यू यहाँ से इससे निकालते हैं शियर स्ट्रेस की वैल्यू, शियर स्ट्रेस इक्वल टू में T/R/J, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जो T होता है हमारा टॉर्क है और G हमारा शियर मॉडुलस है। यहाँ पे क्या होता है, ये सारी चीज़ें आगे नेक्स्ट मिलेंगे टॉपिक में। और ये थीटा एंगल जो ट्विस्ट हुआ है, कितने एंगल से ट्विस्ट हुआ है उसको बोलते हैं ट्विस्ट एंगल, और जे यहाँ पे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है। ये मैकेनिक्स में पढ़ोगे, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ जायरेशन, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे वहाँ पे, तो सारी चीज़ें पता चल जाएगी। और इसमें भी जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो एक एक करके आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें मैंने जो बताई आपको समझ में आएगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ सिंपल के लिए। सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने बताया, इलास्टिसिटी में क्या होता है, ये अपने ओरिजिनल शेप में आ सकता है, और इसमें कंप्लीट अगर वो अपने ओरिजिनल शेप में आए तो उसको बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। और उसका एग्जांपल है क्वार्ट्ज को ऐसा माना जा सकता है कि परफेक्ट इलास्टिक बॉडी है। इसके बाद मैंने बताया इलास्टिक लिमिट जहाँ तक होती है उसको हम बोलते हैं पार्शियली ब्रेक डाउन। इसका एग्जांपल हमने बोला स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर, ETC, ये इलास्टिक मटेरियल है। इसके बाद मैंने बोला प्लास्टिसिटी नॉट ओरिजिनल शेप, यानी हम जब लोड लगाते हैं और लोड हटा लेते हैं तो अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ सकता। इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, प्रेसिंग और फोर्जिंग में इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद बोला मैंने डक्टिलिटी में क्या करते हैं, हम लोड लगाते हैं केवल उसके इलॉन्गेशन यानी इसकी लेंथ इंक्रीज करती है और क्रॉस सेक्शन एरिया उसकी डिक्रीज करती है। तो ऐसे मटेरियल को हम डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। और इसमें मैंने बताया हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी, यानी प्लास्टिक की जो प्रॉपर्टी है वो सबसे ज़्यादा होती है और स्ट्रेंथ भी इसकी हाई होती है। इसका यूज़ करते हैं वायर ड्राइंग में, यानी वायर बनाने में इसका हम यूज़ करते हैं। इसके बाद मैंने बात किया ब्रिटलनेस प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसमें बोला लैक ऑफ डक्टिलिटी, यानी इसमें क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है वो लेंथ के अकॉर्डिंग क्या करता है, इंक्रीज करता है, जबकि ब्रिटल मटेरियल होता है ऐसा इंक्रीज नहीं करता, यानी उसका लेंथ में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर उस पर लोड लगाओगे तो सीधे क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा, फेल्स हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसका एग्जांपल हमने बताया कास्ट आयरन, कंक्रीट, सिरेमिक या ग्लास या चाक, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ब्रिटलनेस मटेरियल होती है। इसके बाद मेलिएबिलिटी मैंने बताया मेलिएबिलिटी को आप डक्टिलिटी से देख सकते हो। डक्टिलिटी में केवल लेंथ के अकॉर्डिंग इंक्रीज करता है, जबकि मेलिएबल में ऑल डायरेक्शन में इंक्रीज कर सकता है विदाउट रप्चर फ्रैक्चर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बताया हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी इसमें होती है, नॉट मस्ट हाई स्ट्रेंथ, ये याद रखना, इसमें स्ट्रेंथ ये जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई हो, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया टफनेस को मैंने बताया कैपेबिलिटी एब्जॉर्ब एनर्जी, यानी मैक्सिमम एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब कर सकती है, उसकी जो कैपेसिटी होगी विदाउट फ्रैक्चर, बिना फेल हुए, तो उसको हम बोलते हैं टफनेस। और इसका जो एरिया बनता है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, जो एरिया बनेगा उसके अंदर जो एरिया कर्व होगा उसको हम बोलेंगे टफनेस, यानी टफनेस को शो करेगा। बेंड टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसका यूज़ करते हैं टफनेस मेजर करने के लिए। इसके बाद बताया मैंने स्ट्रेस क्या होता है, कोई भी मटेरियल है अगर हम उसको एक्सटर्नली पुल करते हैं तो उसके रेजिस्टेंस क्या करते हैं, इंटरनली जो रेजिस्टेंस फोर्स लगते हैं वो क्या करते हैं, एक्सटर्नल लोड को अपोज करते हैं और उसी एक्सटर्नल लोड
इंटरनल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई एरिया, यानी रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम स्ट्रेस बोलते हैं। अगर हम दूसरी भाषा में लिखें लोड डिवाइडेड बाई एरिया, ये हो जाता है। और जहाँ पे एरिया होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कहाँ पे उसका रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है या लोड लग रहा है, ठीक है। इसके बाद बात कर लें टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस हमने बताया दो तरीके का होता है, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस भी दो तरीके के, डायरेक्ट एक्सियल शियर स्ट्रेस और बेंडिंग शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। इसके बाद बताया मैंने डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस दो तरीके के, टेंसाइल और कंप्रेसिव नेचर का। बेंडिंग स्ट्रेस भी दो तरीके के, टेंसाइल और कंप्रेसिव नेचर का। इसके बाद मैंने बताया शियर स्ट्रेस जो होता है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, ये होता है। हमने कुछ कन्वर्जन बताया, 1 किलो पास्कल होता है 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की, 1 मेगा पास्कल होता है 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, 1 गीगा पास्कल होता है 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, और 1 मेगा पास्कल होता है 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया जो डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस था, इसमें क्या करते हैं, अगर एक्सिस के अकॉर्डिंग यानी एक्सियल पे अगर स्ट्रेस जनरेट होता है उसको बोलते हैं एक्सियल स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस, अगर हम मटेरियल को बेंड कर देते हैं उस पर जब स्ट्रेस जनरेट होता है उसको हम बेंडिंग स्ट्रेस बोलते हैं। इसमें दो तरीके के नेचर हो सकते हैं, कंप्रेसिव और टेंसाइल, और इसमें भी दो तरीके हो सकते हैं, यानी डायरेक्ट में भी टेंसाइल, कंप्रेसिव। टेंसाइल में क्या करते हैं, पुल नेचर का फोर्स लगाते हैं, कंप्रेसिव में हम क्या करते हैं, पुश नेचर का फोर्स लगाते हैं। बेंडिंग में मटेरियल को बेंड कर देते हैं, जो मटेरियल दूर हो जाते हैं यानी उसके पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे, वहाँ पे टेंसाइल होगा, और जिधर वो कंप्रेस हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस। हमने बताया बेंडिंग स्ट्रेस ए और बी पे निकालने का फार्मूला ये है, जबकि सी पे कोई इफेक्ट नहीं होता इसलिए स्ट्रेस वहाँ पे 0 हो जाएगा। याद रखना, जब तक कोई लोड को, एक्सटर्नल लोड यानी जो हम लगाते हैं उसको रजिस्ट करने के लिए कोई रेजिस्टिव फोर्स लगता नहीं है, तब तक वहाँ पे स्ट्रेस क्या होता है, 0 होता है। इसके बाद मैंने बताया डायरेक्ट शियर स्ट्रेस यानी स्ट्रेस को हमने क्या किया, मटेरियल लिया, उस पर हमने क्या किया, अगर हम उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल हम लोड लगाते हैं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल लोड लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस। यहाँ पे जो लोड होगा एरिया के पैरेलल होगा, या फिर बोल सकते हैं रेजिस्टेंस जो होगा वो भी एरिया के पैरेलल होगा, उसको शियर स्ट्रेस बोलते हैं। टॉर्सनल शियर स्ट्रेस में हम क्या करते हैं, एक टॉर्क प्रोवाइड करते हैं जिससे उसमें एंगल थीटा ट्विस्ट होता है, और यहाँ पे T/J τ/r G θ/L T = T/r / J, ये शियर स्ट्रेस का फार्मूला हो जाता है। T टॉर्क होता है, G शियर मॉडुलस होता है, थीटा ट्विस्ट एंगल होता है। इसके बाद जो J होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा तो उसमें मिलते हैं। फिर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।